इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जबैर। तो हेलो इंडिया की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट पर आज चर्चा की जाएगी। पीएम आज कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष का संबोधन हुआ। साथ ही बता दें कि 72,000 बूथों को मजबूत करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, ये भी जेपी नड्डा ने कहा है। तो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता की जाए, ये नड्डा ने जीत का मंत्र दिया बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्यों को। 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जेपी नड्डा कह रहे हैं, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव लड़ना है और जीतना है। इसके साथ ही कार्यकारिणी की बैठक के दौरान त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटक में पार्टी की गतिविधियों पर एक ब्रीफिंग हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी अपने संबंधित राज्य के पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठक में शामिल हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के बीजेपी अध्यक्ष आज पेश करेंगे अपने राज्य की रिपोर्ट। ये सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां के बारे में क्या पार्टी की गतिविधियां हैं, क्या रणनीति है, ये बताया जाएगा। इस साल कई बड़े राज्यों में दरअसल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में भी चुनाव होने वाला है। राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि वहां पर पार्टी को वापस सत्ता में आने, राजस्थान में और तेलंगाना में बीजेपी जीत की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। तो ये पूरी लड़ाई साख की है और ऐसे में चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा की गई है। पहले बैठक में जेपी नड्डा की तरफ से जीत का मंत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि 9 राज्यों में जो चुनाव है वहां सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि जीतना भी है। तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनौती है, परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इन राज्यों में बीजेपी का झंडा फतह करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। और पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है। आज पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है पंजाब में। हिमाचल में पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा दरअसल चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल पंजाब में है और पंजाब में इसकी शुरुआत कुछ देर के बाद हो जाएगी। इस यात्रा का पड़ाव आगे की तरफ बढ़ेगा और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी। लेकिन इससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीर देखिए, 5वें दिन भी लोगों का हुजूम दिखाई दिया था और आज 6ठे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होंगे। बड़ा हुजूम देखने को मिल सकता है आज भी। तो पंजाब में आज 6ठा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। बिल्कुल, तो 6ठा दिन है पंजाब में। इसके साथ ही बता दें कि अब तक भारत जोड़ो यात्रा ने 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर का जो सफर है वो तय कर लिया है। लेकिन अब ये सीधे हिमाचल पहुंचेगी ये यात्रा, और आज क्योंकि 6ठा दिन है कल हिमाचल में ये यात्रा होगी और हिमाचल से आगे बढ़ते हुए दूसरे राज्य में एंट्री लेगी। तो बता दें कि इससे पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा चर्चित इलाका गाजियाबाद से होते हुए आगे बढ़ी ये यात्रा। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर इस साल भी चुनाव होंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर राहुल गांधी को बहुत ही ज्यादा समर्थन भी मिला, लोगों का, नेताओं का मिला है समर्थन। लेकिन अब ये देखना होगा कि हिमाचल में, क्योंकि सरकार है कांग्रेस की, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में कितनी भीड़ इकट्ठा कल होगी। और अब जुबानी बयानबाजी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब की आप सरकार पर राहुल गांधी ने हमला बोला है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने जवाब भी दे दिया है। दरअसल पंजाब को दिल्ली से चलाना नहीं चाहिए, राहुल गांधी ने यह बयान दिया और इसके बाद पलटवार भी हुआ है। राहुल गांधी ने कहा आपको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कह दिया है। तो ये बयानबाजी देखने को मिली है राहुल गांधी ने पंजाब में रहकर। भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि पंजाब में है, आज 6वां दिन है, और इसी दौरान राहुल गांधी ने पंजाब सरकार को लेकर ये कहा कि पंजाब में पंजाब सरकार को अपने तरीके से चलना चाहिए, ना कि दिल्ली से कंट्रोल में होना चाहिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने, सुनाते हैं। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए।
और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो। पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए। आपके किसानों, मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। तो राहुल गांधी के इसी बयान के बाद पलटवार भी आ गया है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से। पंजाब में आप उल्टा सीधा नहीं बोले तो अच्छा है। मुझे जनता ने सीएम बनाया है और चन्नी को आपने सीएम बनाया था, ये भगवंत मान कह रहे हैं। चुने हुए सीएम को दिल्ली से बेइज्जत करके हटाया, ये उन्होंने पलटवार किया है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस पर भगवंत मान ने कटाक्ष किया है और सीधे तौर पर पलटवार किया है। उस बयान पर पलटवार किया गया है जिस बयान को हम आपको सुना रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल सरकार पंजाब में नहीं होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जो आदेश देते हैं उसको नहीं मानना चाहिए। एक तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं। पंजाब सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि दिल्ली से ये सरकार चलती है, भगवंत मान सिर्फ दिखावे के मुख्यमंत्री हैं। इस पर पलटवार किया है भगवंत मान ने। बिल्कुल, तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं भगवंत मान का, जो उसने जिसमें उन्होंने पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे जनता ने सीएम बनाया है और आपने चन्नी को बनाया। चुने हुए सीएम को दिल्ली से बेइज्जत करके हटाया गया है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो वहीं शिंदे गुट ने असली शिवसेना का दावा किया है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के फैसले का हवाला दिया। निर्वाचन आयोग आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। आज दोनों गुटों के वकील रखेंगे अपनी अपनी दलीलें। तो चुनाव आयोग में आज ये पूरा मामला होगा। दोनों गुटों के वकील अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। शिंदे गुट ने असली शिवसेना होने का दावा किया है और ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शिंदे गुट कह रहा है कि उनके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है, ज्यादा सांसदों का समर्थन है और जो वाकई में है। तो ऐसे में क्या शिंदे गुट को शिवसेना का जो ओरिजिनल चुनाव चिन्ह है वो मिल जाएगा? शिंदे गुट को ही पूरी शिवसेना मिल जाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो आज निर्वाचन आयोग इसको लेकर सुनवाई करेगा और साथ ही ये देखना होगा कि आखिर क्या आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि वो असली शिवसैनिक है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि शिवसेना उनकी है। तो शिवसेना आखिर है किसकी, इस पर आज निर्वाचन आयोग जो है वो सुनवाई करेगा और साथ ही दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलील आज सामने रखेंगे। तो निर्वाचन आयोग को तय करना है कि आखिर असली शिवसेना कौन है, असली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे गुट है जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो असली शिवसेना है, या फिर जो ओरिजिनल शिवसेना रही है और उद्धव ठाकरे जिसके अध्यक्ष रहे हैं वो शिवसेना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलीगढ़ में दो समुदायों में विवाद की खबर है। चिकन खरीदने को लेकर के भिड़े दो पक्ष। पथराव में 4 लोगों के घायल होने की भी फिलहाल जानकारी मिल रही है। बवाल के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। डीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। देर रात मौके पर डीआईजी ने निरीक्षण भी किया है। तो दो पक्षों में सिर्फ इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि चिकन खरीदना है या नहीं, इसको लेकर लड़ाई हो गई है। अब अलीगढ़ में ये विवाद हुआ है और अलीगढ़ में तमाम जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। चिकन खरीदने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर आपको दिखा रही है जब दो पक्ष आपस में भिड़े। यहाँ पुलिस भी पहुंची और शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस से भी थोड़ी झड़प यहाँ देखने को मिली है। तो विवाद हुआ है अलीगढ़ में दो समुदायों के बीच। बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि चिकन खरीदने को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन वहां पर यह विवाद सामुदायिक विवाद के तौर पर देखने को मिला। बाद में इसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। वहां पर डीआईजी स्तर के अधिकारी कैंप कर रहे हैं। हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश है। पथराव भी किया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। ये सासनी गेट थाना अंतर्गत सराय सुल्तानी में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी
और यहाँ पर तत्काल हमारे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर आए हैं, फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन वो सभी खतरे से बाहर हैं। उनके नाम पते आदि नोट किए जा रहे हैं। जो भी तहरीर प्राप्त होती है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सभी। देखिए, इसकी सूचना मिली थी अभी करीब 15-20 मिनट पहले। यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए कुछ, उसमें कहा सुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात है। पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है, जिसमें 2 बच्चों को पत्थर लगे हैं। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में पुलिस को आपस में उनके बीच में मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही यहाँ पर क्योंकि 2 पक्षों के बीच की बात थी तो तत्काल एसपी सिटी, एडीएम और डीएम, एसएसपी सभी लोग आए और यहाँ पर माहौल को नियंत्रित किया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और पुलिस यहाँ सभी जगह गश्त कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के साथी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस इलाके में सेक्टर प्रणाली भी हम लोगों ने लागू कर दी है और जो भी व्यक्ति इस मामले में अभी तहरीर नहीं आई है, तहरीर प्राप्त होते ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वही सपा सांसद ने मायावती की तारीफ की है। देश को उनकी जरूरत है, ये शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है। कौम के लिए काम किया है, शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है और उन्होंने मायावती की तारीफ की है। मुस्लिम होने के नाते मायावती के साथ हूं, ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी के साथ जुल्म ज्यादती रोकने के लिए आज मायावती की जरूरत बन गई है। तो मायावती की जरूरत है ओबीसी और दलित समाज के उत्थान के लिए। उनके खिलाफ जो सरकारें कार्रवाई कर रही है उसके लिए मायावती की जरूरत महसूस करें शफीकुर रहमान बर्क। तो सपा सांसद ने मायावती की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि देश को जरूरत है मायावती की। मुस्लिम होने के नाते मायावती के साथ हूं और ओबीसी के साथ जुर्म ज्यादती रोकने के लिए आज मायावती की ही जरूरत है। मैं अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ कि सन 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी उसमें। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और ज़ाती और नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट भाई जब जो ओबीसी के साथ जब नाजायज़ सलूक होता है तो हम बहरहाल उसको पसंद नहीं करते। हम बहरहाल इस मामले में उनके साथ हैं। और एक बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई। कर्नाटक में महिलाओं पर कांग्रेस की नजर है और बेंगलुरु में प्रियंका गांधी की नानाई की रैली हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। सत्ता में आने पर 2000 रुपए देने का ऐलान अब कांग्रेस की तरफ से किया गया है। परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए महीना देने का जो ऐलान है वो किया गया है। सभी घरों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने 40% कमीशन लेकर राज्य के 1.5 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में कर लिए हैं। यहां आपको हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो कांग्रेस लोक लुभावने वादे अभी से कर्नाटक की जनता के सामने कर रही है। पहले ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और अब नानाई की कार्यक्रम में जो खास तौर पर बेंगलुरु में महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया है कि हर एक परिवार में महिला सदस्य को 2000 रुपए प्रति महीने अगर सरकार कांग्रेस की बन जाती है कर्नाटक में तो दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ जिंदगी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन कोई सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा है, इसीलिए सरकार यहाँ लोगों का ध्यान
बेकार के वादों में खींच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पॉलिसी से कुछ ही लोगों को फायदा होता है और ये कुछ लोग अमीर से और अमीर हो जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, जहां पारसनाथ पहाड़ी को बचाने के लिए यात्रा निकाली गई है। 1 महीने की यात्रा निकालेंगे आदिवासी संगठन। पारसनाथ पहाड़ी के लिए आज से आदिवासी संगठन की यात्रा शुरू होगी। देश के आदिवासी बाहुल 50 जिलों को कवर करेगी यात्रा। एएसए के कार्यकर्ता संगठन निकालेंगे यात्रा। झारखंड, बिहार, असम, ओडिशा में ये यात्रा जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी बहुल जिले में ये यात्रा पहुंचेगी। तो आदिवासी की तरफ से ये यात्रा निकाली जाएगी। पारसनाथ पहाड़ी को बचाने के लिए यात्रा निकाली जाएगी और आज से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 1 महीने की होगी ये यात्रा और आज से ही इसकी शुरुआत होगी। लगभग 50 जिलों को कवर करेगी ये यात्रा। और एक बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी नेता शैलेंद्र शर्मा ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। धोखाधड़ी के मामले में, जालसाजी के मामले में, आईटी एक्ट के मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। जेपी नड्डा का एडिटेड वीडियो ट्वीट करने का आरोप भी लगा है और इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ में कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है क्योंकि इसमें जेपी नड्डा का एक वीडियो ट्वीट किया गया था और इसको लेकर ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो वही हरियाणा के सिरसा में फायरिंग का मामला सामने आया है। कलांवाली क्षेत्र में गोलीबारी में 2 की मौत हो गई है। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर हमलावर कौन थे। कलांवाली इलाके में फायरिंग में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 2 लोगों की मौत हुई है और अब फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुरानी रंजिश में गोली चलने की आशंका फिलहाल व्यक्त की जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा के सिरसा में ये जबरदस्त फायरिंग हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग जख्मी हुए हैं। और नेपाल प्लेन हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का पता चल पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल के पोखरा में हुआ था हादसा। यति एयरलाइंस की ATR 72 विमान क्रैश हुआ था। प्लेन हादसे में 5 भारतीयों की भी मौत हुई थी। कुल 72 लोगों की जान गई थी और अब प्लेन से ब्लैक बॉक्स निकाल लिया गया है। ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स से पूरे मामले की जानकारी लग पाएगी कि पायलट आखिर क्या बातचीत कर रहे थे, क्या प्लेन में खराबी हुई और आखिरी वक्त में पायलट्स ने क्या एक्शन लिया प्लेन को बचाने के लिए। तमाम सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स से मिलने की उम्मीद है। तो क्योंकि इस पूरे मामले में ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच हो रही है, प्रधानमंत्री प्रचंड की तरफ से कमेटी बनाई गई है और अब वो देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स के जरिए क्या कुछ खुलासा हो सकता है। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।